हम प्रेजेंटेशन या शेयरिंग्स जो हैं उन पर आते हैं। तो सबसे पहले श्री नवदीप विद्या मंदिर से पारस भाई अपनी शेयरिंग रखेंगे। ये अपने वहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं हम भी जानेंगे अच्छे से डिटेल में। तो नमस्ते सभी को। मेरा नाम पारस है और मैं बेसिकली राजकोट से हूँ। मैं अभी तक आत्मीय विश्वविद्यालय कल जिसकी प्रस्तुति थी वहाँ 10 साल से ज़्यादा काम किया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाता रहा और वहीं पे मुझे 2015 में जीवन विद्या का प्रस्ताव हायर एजुकेशन में जो UHV है, तो जैसा मैं कह रहा था अभी तक आत्मीय में मैं पढ़ाता रहा और वहाँ पे ही जीवन विद्या का परिचय हुआ और उसके बाद है वो अध्ययन हुआ। और उसी क्रम में है वो एक इच्छा हुई कि हम स्कूल एजुकेशन में कुछ काम करें, प्राइमरी एजुकेशन में। तो हमने वहाँ पे काफ़ी प्रयास किया और फिर एक अवसर मिला कि विसनगर में एक स्कूल है, उनको संचालित करने का काम किया जाए। तो उसके चलते पिछले 1.5 साल से ही मैं राजकोट से विसनगर शिफ्ट हुआ। तो विसनगर में पहले तो 2 प्रयोग चल रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी क्लियरिटी। विसनगर में एक विद्यालय अभी शुरू हुआ, वो है ग्लोबल गार्डियन स्कूल GGS, जो हमारे जीवन विद्या में से ही कनाडा से यहाँ ही अभी ही आए महेंद्र भाई और नियोमी दीदी के नेतृत्व में चल रहा है कार्यक्रम। वो विसनगर लोकल में है, उसका विद्यालय अभी बन रहा है। और दूसरा प्रयोग है वो ये नवदीप विद्या मंदिर है। तो नवदीप विद्या मंदिर है वो बेसिकली विसनगर से 50 किलोमीटर दूर तालेगढ़ नाम के गांव से है और ये एक परंपरागत विद्यालय ही है जो गुजरात बोर्ड की मान्यता से प्राप्त है और गुजराती मीडियम विद्यालय है। उसमें कक्षा नर्सरी से लेकर 10वीं तक पढ़ाया जाता है और आज इस विद्यालय का 25वां साल चल रहा है। तो 25 साल से विद्यालय कार्यान्वित है और मैं थोड़ी हिस्ट्री उसकी बता देता हूँ पहले, फिर हम वहाँ पे क्या प्रयोग कर रहे हैं वो भी बताए। और उसी भाग में मैं हमारे साथ जितने मित्र आए हैं उसको भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपके साथ। तो आप सभी को निवेदन है कि आप एक बार है वो आ जाए और आपका नाम और आप कौन सी कक्षा में पढ़ाते हैं, अर्चना दीदी भी आ जाए, वो इतना बता दे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम यामिनी है और ये जो विद्यालय दिखा है नवदीप विद्यालय, वहाँ से मेरा गांव 7 किलोमीटर की दूर है। वहाँ मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और 2 साल से मैं विद्या के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि विद्यालय को ज्वाइन करने के बाद ये विद्या मिली है। और दूसरा बताऊँ तो वहाँ पे मैं मतलब जब भी ज्वाइन हुई ना, तभी मुझे वहाँ पे KG में पढ़ाने को मौका मिला। तो मेरे लिए वो पूरा ही नया था, लेकिन अभी मैं मतलब पूरे खुश होकर बताना चाहती हूँ कि मुझे उसमें अभी मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये मेरे लिए जो नई जर्नी है ना, वो मेरे मतलब जो मेरा सब्जेक्ट है उसी के अलावा ही शुरू हुई थी, लेकिन इसमें अभी बहुत ही मजा आ रहा है मेरा। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शीतल प्रजापति है। मैं नवदीप विद्या मंदिर से 4.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरा सौभाग्य मानूं तो मैं यही स्कूल में पढ़ी हूँ और यही स्कूल में मुझे नौकरी करने का मौका मिला है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती हूँ और मुझे इस विद्या से बहुत कुछ मिला है, क्योंकि पहले मैं इस तरह माइक भी नहीं पकड़ सकती थी और बोल भी नहीं पाती थी। तो जो श्रवण भैया ने एक शिविर लिया था हैप्पीनेस करिकुलम पर, तो तभी से मैं अच्छी तरह से बोल पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसमें अभी मुझे प्रयास कर रही हूँ। मैं स्कूल में पहले तो नर्सरी में पढ़ाती थी, अब आगे बढ़ते बढ़ते सीनियर KG के बाद एक बाल वाटिका नाम का एक कक्षा है, गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया है 7 साल के बच्चों के लिए। तो उसमें पढ़ा रही हूँ और मदर टीचर ही है और बहुत अच्छा लग रहा है और इस क्रम में आगे बढ़ने का बहुत मन है, तो मैं प्रयास करती रहूंगी। थैंक यू। नमस्कार सभी को। चालू है, नमस्कार सभी को। अभी बंद हो गया। ऑन ऑफ कर एक बार ऑन ऑफ कर दियो।
हेलो। हाँ। नमस्कार सभी को। आप जोर से बोल दो। आ जाएगा। मेरा नाम अस्मिता है और वैसे तो मैं द्वारका से हूँ, पर यहाँ नवदीप विद्या मंदिर में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, परेश जी। उसने माइक। एक साल से जॉब स्टार्ट किया है और बाद में मैंने भी उसमें जुड़ने का सोचा, इसलिए मैं अभी 2 महीने से जुड़ रही हूँ उसके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना, उसका वातावरण। और मैं पहली कक्षा में पढ़ाती हूँ और बच्चों के साथ जो हम रहते हैं उसके साथ कि छोटी छोटी बातों पर वो मुस्काना और उसके प्रोत्साहन करना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो हम करते हैं वो सीखते हैं वो बच्चे, इसलिए ऐसा लगता है कि हमें भी बदलना पड़ता है कुछ बातों के लिए। कि हमें भी कुछ ऐसी चीज होती है कि जो हमें तो अच्छी लगती है पर सामने वाले जो बच्चे हैं उसे अच्छी, मतलब उसके लिए अच्छी नहीं है, फिर हमें भी बदलना पड़ता है। उस प्रयास में मैं अभी जा रही हूँ और बस इतना ही। थैंक यू। बढ़िया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम धरती है और मेरा स्कूल में जुड़े हुए जस्ट अभी 1 वर्ष अभी होगा। तो मैं उस स्कूल में जुड़ी, उससे पहले भी मेरे कुछ निष्कर्ष थे, काफी सारे क्वेश्चन थे बहुत सारे। तो मतलब उसका जवाब मुझे विद्या में आते हैं और काफी सारे मेरे सॉल्व हो गए वो। अभी स्कूल की बात करूँ तो मैं पहले 6 महीने मैंने बाल बालिका में शीतल दीदी के साथ काम किया है, तो वो मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है। और अभी मैं दूसरी कक्षा में पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो वो भी मतलब अच्छी तरीके से, मतलब अभी मैं भी सीख रही हूँ और बच्चों को भी सिखा रही हूँ। और काफी सारा हम विद्या से भी सीख रहे हैं और बच्चों से भी कुछ ना कुछ रोज हम नया सीख ही सकते हैं। और उसमें जैसे हमारी बात हुई थी धीरता वाली, तो वो मतलब पहले मेरे में धीरता बिल्कुल नहीं थी, मतलब इवन अभी इन लोगों को मैंने सुना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अभी। तो मतलब ये कुछ पूरे बीच में मुझे कुछ ऐसा बोलना है मेरा, ऐसा पहले था, तो वो थोड़ा सा बहुत सारा कम हुआ है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, विद्या में भी और बच्चों के साथ में भी। धन्यवाद। बढ़िया। नमस्ते सभी को। बस वो चालू रखिए। मेरा नाम अर्चना है। विद्या मिले हुए 4 साल हुए हमको। वो एक्चुअली चालू बंद हो रहा है, इसको आप यूज कर लीजिए। वो सह गए लग रहे हैं। तो हम पहले पुणे में रहते थे, अभी 1 साल से हम विश्वनगर शिफ्ट हुए। तो विश्वनगर शिफ्ट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए भी एक गति बनेगी विद्या से, शिक्षा में काम करते हुए। और ये भी लगा कि शिक्षा में लोगों की भी जरूरत है जो विद्या समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे मैं थोड़ा भागीदारी कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैं नवदीप विद्या मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। मेरा जो अभी जो मैं एक्चुअली हमारा गुजराती मीडियम है, तो इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाए, तो अभी मेरा काम वहाँ पे वही चल रहा है। और अभी फोकस है प्री प्राइमरी सेक्शन पे, क्योंकि बच्चा वहाँ से ही शुरू करता है अपना एजुकेशन। तो अभी ये बहनों के साथ ही हम मिलके अच्छा कर रहे हैं। और जो बहनें हैं तो उनका साथ बहुत है हमारी बहनों का, वो बहुत अच्छे से सीख भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। बढ़िया, थैंक यू। तो मुझे कुछ प्रस्तुति के लिए बहनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बुला लूँगा तब। ये क्रम में ही वर्क करता है ऐसा। सब कुछ क्रम से। हाँ, ठीक हो गया।
तो जैसा मैं बता रहा था, थोड़ा हिस्ट्री विद्यालय का इस तरीके से है कि जैसा कहा कि 25 ईयर्स से है ये चल रहा है। तो आजू बाजू के ही 9 अलग अलग गांवों के श्रेष्ठियों ने मिलकर विद्यालय की शुरुआत की। वहाँ पे गांव में एजुकेशन नहीं था, तो वहाँ के बच्चों को और ख़ास करके लड़कियों को एजुकेशन मिल पाए। कालक्रम में ऐसा हुआ कि विद्यालय के नज़दीकी जो बड़े शहर थे वहाँ पे एजुकेशन हब डेवलप हुआ, और गांव में विद्यालय की स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तो एडमिशन्स कम होने लगे और आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि विद्यालय चल नहीं पाए। ऐसे में है वो समर डायमंड के जो दशरथ भाई, दिनेश भाई और गोविंद भाई है, उनका जो नेटिव प्लेस था वो विद्यालय से 10-12 किलोमीटर ही है। तो उन्हें किसी ने जाकर संपर्क किया और उन्होंने इस विद्यालय को तब से संभालना शुरू किया। तो जिस तरीके से उन्होंने संभाला, तो पुराने ट्रस्टियों ने कहा कि आपका एजुकेशन में रुचि है और लगता है कि आप एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह नहीं ले रहे हैं, तो अब आप ही इसको संभालिए। तो उससे पहले विद्यालय है वो 10-1 साल तो गांव के एक घर में ही चला, फिर जाके गांव में एक जगह मिली और अब वहाँ पे विद्यालय चल रहा है। तो जब समर्थ ने 2018 में विद्यालय को एडॉप्ट किया, तब वहाँ पे 1 माले का विद्यालय था। अभी जो ये बिल्डिंग दिख रहा है उसमें यहाँ तक का ही था, और उसमें भी प्रॉपर मतलब बच्चे बैठ पाए ऐसा ही था। क्लासरूम है तो क्लासरूम के डोर्स नहीं है, विंडोज़ नहीं है, खुले है, तो पूरा ओपन एयर सर्कुलेशन वाला पूरा विद्यालय था। धीरे धीरे है वो समर्थ ने उसमें है वो अपना तन मन धन तीनों लगाया, और अभी ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे पूरा ऊपर एक है वो हॉल है, संस्कार हॉल। वो हमने इसी हेतु से बनाया है कि वहाँ पे हम आने वाले समय पे जीवन विद्या के शिविर ले सके। तो वहाँ पे लगभग 350 से 400 लोग हैं वो बैठ के शिविर कर पाए, उतना बड़ा हॉल है। तो ये थोड़ा संक्षिप्त परिचय था। ये जिस तरीके से 2018 में विद्यालय लिया उन्होंने, ये पहले की और बाद की स्थिति है। ये हमारे सभी टीचर्स है विद्यालय में। प्रवीण भाई है वो सबसे पुराने टीचर में से एक है, वहाँ के आसपास के गांव से ही हमारे सभी टीचर्स हैं। तो प्रवीण भाई है वो लगभग पिछले 22 साल से विद्यालय में है, यानी कि विद्यालय की शुरुआत की जर्नी से ही वो साथ में है। दूसरे जीवन विद्या परिवार में से ही राजेश भाई बहुगुणा हमारे विद्यालय में रेगुलरली आते हैं। महीने में 10 दिन उनका है वहाँ पे आना होता है, और मैं विद्यालय से जुड़ा उससे पहले भी वो आते रहे। तो बेसिकली टीचर्स को मार्गदर्शन देना और जीवन विद्या चेतना विकास मूल्य शिक्षा क्या कह रहा है, उस अनुसार जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें चीज़ों को किस तरीके से ला पाए, उसके लिए भैया मार्गदर्शन देते थे। तो 2018 में जब समर्थ परिवार ने है विद्यालय की जिम्मेदारी ली, तब वहाँ के जितने भी टीचर्स थे उनको साल में समर्थ में 2 शिविर होते थे, हर एक वेकेशन में एक। तो वो शिविर है वो हर एक टीचर्स के लिए मैंडेटरी था। तो सब टीचर्स है, ये हमारी पूरी टीचर्स की टीम है, उसमें से हम 6 लोग अभी यहाँ पे है। ये सहयोगी मित्र है हमारे जो स्कूल में काम करते हैं। तो सभी टीचर्स को मैंने कहा वैसे शिविर है वो मैंडेटरी कर दिया, हर एक वेकेशन में है वो एक शिविर करते रहे। और ऑनलाइन पठन भी योगेश भाई करके है, योगेश भाई उपाध्याय अहमदाबाद में, उनके साथ करते रहे। इन दिनों फिर श्रवण शुक्ला जी का फिर और हैप्पीनेस करिकुलम की टीम का इस तरीके से विजिट चलता रहा, और धीरे धीरे एक टीचर्स की है वो जीवन विद्या क्या है उसको लेकर है वो यात्रा चलती रही। दिनेश भाई है वो रेगुलरली, दिनेश भाई फिर समर्थ परिवार में से एक बोनी भाई है, और महसाणा के दिनेश प्रजापति है, अश्विनी शर्मा जी है। ये सभी ये लोग हैं जिन्होंने मेरे आने से पहले एक ग्राउंड वर्क है वो विद्यालय में किया हुआ था। तो हर हफ्ते है वो जाते वो टीचर्स के साथ बैठते और अच्छी तरीके से मतलब गोष्ठी होती कि जीवन विद्या के आधार पर क्यों हम इस स्कूल को चलाना चाहते हैं। ऐसे में 2022 में है वो मेरा विद्यालय में आना हुआ, और उसके बाद है वो हमने कुछ चेतना विकास मूल्य शिक्षा और मध्यस्थ दर्शन को अध्ययन करने का जो क्रम है वो और सघन बनाया। तो उसमें हमने ये कुछ चीज़ें है वो रखी है।
हाँ, यहाँ की प्रस्तुति में मैंने ऐसा सोचा है कि मैं टोटल 2-3 प्रकार से विद्यालय हम क्या कर रहे हैं वो बताए। एक तो ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से हम क्या क्या चीज़ों को कर रहे हैं वो हम बताएं, क्योंकि ये प्रयोग है वो उस अर्थ में है वो अलग है कि कोई भी चलता हुआ रेगुलर विद्यालय है उसको हम किस तरीके से जीवन मूल्य शिक्षा या फिर चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पे ट्रांसफॉर्म कर पाए, उस हिसाब से ये एक केस स्टडी बनता है। दूसरा है वो हम टीचर्स के लिए, शिक्षक जी और शिक्षिका जी के लिए क्या प्रोग्राम बनाए जिसके कारण हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा दे पाए, उसके लिए कुछ मैं बातचीत रखना चाहूँगा। और बच्चों के लिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी, इन भाग में है वो मैं बातचीत आपसे करूँगा। तो इसमें कोई एक सेंट्रल प्रेजेंटेशन तो मैंने नहीं बनाया है, ये पिछला जीवन विद्या सम्मेलन का जो प्रेजेंटेशन है वही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैं बीच बीच में स्विच करता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से पहले हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी बातचीत करें। तो हमारे विद्यालय में जितने भी टीचर्स हैं वो कोई पहले से जीवन विद्या से परिचित है ऐसे टीचर नहीं है। मध्यस्थ दर्शन से उनका कहीं पे दूर दूर तक नाता नहीं था, कोई ऐसी जिज्ञासा भी नहीं थी कि हमें ये समझना है। तो ऐसे में समर डायमंड में दिनेश भाई है, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और फिर इसको मैंडेटरी किया कि हमको इसके आधार पे ही शिक्षा को देना है। तो उसके बाद है वो जो हमने क्रम बनाया मेरे आने के बाद, तो हम लगभग है वो हमारा दिनचर्या क्या रहता है उसको पहले यहाँ पे रखता हूँ। तो हमारा जो दिनचर्या है वो लगभग सभी टीचर्स है वो 9:30 बजे आ जाता है और 9:30 से 5 बजे तक का स्कूल रहता है। इसमें पहले घंटे है वो हम हर पूरा स्कूल फुल स्टाफ इंक्लूडिंग जो सहयोगी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सब लोग बैठ के है वो पठन करते हैं दर्शन का। और पठन में हमने अभी तक है वो दिव्य पथ, जीवन विद्या एक परिचय और मानव व्यवहार दर्शन के 3 अध्याय को पढ़ा है। उसके बाद हमने तय किया कि हम अध्ययन बिंदु को एक बार फिर से लेंगे, मूल्यों को। तो अभी हम मूल्यों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो 1 घंटा है वो डेली हम पठन करते हैं सब साथ में मिलकर, और उसका पूरा हम डॉक्यूमेंटेशन भी रखते हैं। डेली जो पठन करते हैं उसमें कितने लोग उपस्थित थे, उसकी उपस्थिति, उसकी समरी, सब कुछ चीज़ें है वो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम इसको, ताकि हम इसको आगे जाके केस स्टडी के रूप में कभी भी अगर प्रस्तुत करना पड़े तो हम कर पाए। 1 घंटे के पठन के बाद 10:30 बजे है वो बच्चों के लिए टाइम शुरू होता है। सभी बच्चे हो 10:30 बजे स्कूल पे आते हैं। 10:30 से 11 प्रिसाइजली 10:40 से 11 बजे तक है वो हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना। तो प्रार्थना सभा रहती है। तो प्रार्थना सभा में कौन कौन से चीज़ें रहती है वो मेरे ख्याल से हमारे टीम में से आप कोई, शीतल दीदी आप बता पाए तो। प्रार्थना सभा है वो 2 भाग में रहती है। एक छोटे बच्चों के लिए यानी नर्सरी से, आ जाइए दीदी आप, नर्सरी से स्टैंडर्ड 2 की अलग प्रार्थना रहती है और 3 से लेकर 10 की है वो अलग जॉइंट असेंबली रहती है। तो उसके लिए आप बताइए वो क्या क्रम है पूरा। तो प्रार्थना सभा में हम जो नर्सरी से 2 क्लास की प्रार्थना सभा है, इसमें भी हमने कुछ भाग है कि पहले सोमवार से गुरुवार तक हमारी जूनियर नर्सरी से KG 1 तक की अलग होगी प्रार्थना दोनों क्लास की, और बाल वाटिका जो मैंने कहा वहां से 2 तक की प्रार्थना 3 क्लास की अलग होगी। तो और 3 से 10 तक के बच्चों की प्रार्थना अलग सभा होगी, प्रार्थना सभा। तो जो हम शुक्रवार को हम नर्सरी से 2 तक की प्रार्थना मिक्स होगी, और नर्सरी से 10 तक की शनिवार जो डेट डे हम रखते हैं वहाँ पे समूह प्रार्थना होगी। तो छोटे बच्चों को भी बड़े मंच पर जाने का अवसर मिलता है।
पहले छोटे छोटे प्रार्थना जो सोमवार से गुरुवार तक करते हैं इसमें सीखते हैं, और बाद में बड़े समूह में भी वो कर पा रही है। तो हमारी जो प्रार्थना सभा है इसमें हम पहले वंदना गीत कराते हैं, 2 श्लोक हम चुने हैं वही कराते हैं। इसके बाद हम उनका इंट्रोडक्शन गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा में कराते हैं, सिखाते हैं, वो सीख जाए। इसके बाद हम कुछ इंग्लिश को ज्यादा देते हैं, क्योंकि गुजराती मीडियम है तो गुजराती बोलना आता है, लेकिन इंग्लिश कैसे उनको ज्यादा सिखा पाए। तो हम कुछ फॉलो के नाम है या बार के नाम है तो वो प्रार्थना सभा में ही होते हैं। और जो हम टेबल कहते हैं इंग्लिश में, तो टेबल का गान भी हम गुजराती में समूह प्रार्थना में कराते हैं। इसके बाद कोई जो ईवीएस का कोई ऐसा त्योहार ऐसा कुछ भी होता है तो छोटे बच्चे तो लिख नहीं पाते, तो उस पर सार्थक संवाद कैसे करें उस पर हमने प्रयास किया हुआ है, तो वो कराते हैं। और बड़ी क्लास जो 3 से 10 तक की प्रार्थना है इसमें भी वंदना गीत होता है, 2 श्लोक होते हैं। इसके बाद बच्चों पठन पुस्तकालय से जो भी लाइब्रेरी से पुस्तक का पठन करते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति होती है, तो हर रोज 2 से 3 बच्चों की अभिव्यक्ति रहती है। तो इस तरह से हमारी प्रार्थना सभा चलती है। हमने ये वहाँ पे देखा कि बच्चों में रीडिंग की हैबिट नहीं है। आमतौर पे भी अगर आप देखें तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग है वो धीरे धीरे ट्रेंड घट रहा है। तो वो कैसे बच्चों में रीडिंग की हैबिट हो, इसलिए हम लाइब्रेरी में तो रीडिंग की हैबिट कल्टीवेट हो इसलिए हम कई सारी पुस्तकों को चुन के लाइब्रेरी में रखे हैं। जो ज़्यादातर हमने ऐसा रखा है कि मध्यस्थ दर्शन के जो कोर प्रिंसिपल्स है, जैसे उसमें एनिमल या पंचतंत्र की कथाएं ना हो, इस तरीके की जो बातचीत है, ऐसी बुक्स को हमने रखा है। और भी हमें लाइब्रेरी रीच करनी है, वो हमारा प्लान है अभी। हर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी पुस्तकें बच्चों के लिए उपलब्ध हो, तो इसलिए बुक टॉक हम हर रोज़ प्रार्थना में करते हैं। मतलब 1-2 मिनट में बच्चे हैं वो बुक टॉक देते हैं, और बच्चों का इसके कारण है वो स्टेज पे बोलने का जो एक एक्सपीरियंस है, जो स्टेज फियर है वो भी निकलता है, और भाषा भी धीरे धीरे है वो समृद्ध होती है। तो प्रार्थना सभा है उसमें बुक टॉक, भूमि स्वर्गताम यातु और इस तरीके से श्लोक, वंदना अलग अलग है, वो हर रोज़ है वो अलग अलग प्रार्थना होती है, उस हिसाब से प्रार्थना सभा रहती है। अगर छोटे बच्चे की जो प्रार्थना का है तो उसमें हमने कई सारे कंपोनेंट्स रखे हैं। इसको हमने इस साल से शुरू किया। जैसे सर्कल टाइम होता है तो सर्कल टाइम में है वो बारी बारी से बच्चे है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं 3 लैंग्वेज में, धीरे धीरे कक्षा वाइज उसको बढ़ाते हैं। हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों में है वो कुछ कुछ लाइन का अपना परिचय बोलते हैं सबके साथ। फिर है वो हम कुछ पढ़ाई लिखाई की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पहाड़े, तो इसको हम रेगुलरली है वो ऐसी छोटी कक्षाओं में है वो प्रार्थना सभा में ही बच्चों के द्वारा बुलवाते हैं। तो ऐसे हमने छोटे छोटे 6 से 8 कंपोनेंट है वो छोटे बच्चों के लिए, और 3 से 4 कंपोनेंट है वो ये जो बड़ी प्रार्थना सभा है उसमें रखे हैं। तो ये तकरीबन 20 से 25 मिनट प्रार्थना सभा चलती है। तो कई सारी पढ़ाई लिखाई है वो प्रार्थना सभा से ही, जैसे न्यूज़, डेली न्यूज़ बोलना कुछ कुछ चीज़ों का, ऐसा है अभी प्रार्थना सभा में हम करते हैं। और सैटरडे की जो दीदी ने कहा बैगलेस डे, उसकी प्रार्थना भी एलोंगेटेड रहती है, असेंबली, जॉइंट असेंबली रहती है, तब हम सब कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स है उसको मिक्स कर देते हैं ताकि छोटे बच्चे अपने बड़े भाई जी बहन जी को भी देख पाए, अनुकरण कर पाए, सीख पाए कि वो आगे क्या कैसी चीज़ें आती है जो हमें आगे जाके सीखनी है। तो बैगलेस डे के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, पर जो हमारा टोटल दिनचर्या है उसमें फिर प्रार्थना पूरी होने के बाद डेली कक्षा 1 से 1 to 8 तक डेली है वो JMS का क्लास रहता है। JMS यानी जीवन मूल्य शिक्षा, KG से रहता है, सॉरी मतलब नर्सरी से 8वीं तक पहला क्लास है वो जीवन मूल्य शिक्षा का रहता है, जिसमें हम प्रमुखतः जो जीवन विद्या के अध्ययन में चीज़ें पाए हैं उसको शिक्षक है वो अपनी मौलिकता के अनुसार व्यक्त करता है।
दूसरा है वो कुछ गतिविधियाँ, माइंडफुलनेस गतिविधियों को जो हैप्पीनेस करिकुलम में लाए हैं उसको करवाते हैं। और तीसरा है वो कुछ स्टोरीज़ के माध्यम से हम कुछ मूल्यों को कन्वे कर पाए, इसलिए हैप्पीनेस करिकुलम की कुछ स्टोरीज़ को यूज़ करता है। तो ये 3-4 प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हम JMS के क्लासरूम में करते हैं। उसके बाद है वो रेगुलर जो सब्जेक्ट्स है उसका क्लास रहता है। ये जो क्लास है वो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का रहता है, पहला क्लास है वो। पूरे टाइम टेबल में जो क्लास है वो इस तरीके से है कि शुरुआती लेक्चर जो 2 से 3 है वो 40 मिनट्स के, उसके बाद 35 मिनट्स के, और लास्ट के 2 लेक्चर है वो 30 मिनट्स का रहता है। तो ये 40 मिनट्स की क्लास रहती है। 40 ही, आप छोटे में भी इतना ही रहता है ना, 40 मिनट्स की क्लास रहती है। उसके बाद है वो जो रेगुलर सब्जेक्ट है, जैसे साइंस मैथ्स हो गया, स्टेम पूरा साइंस है, मैथ्स है, SS है, उस सब में भी हमने है ये काम ऐसा किया है। पिछले 2 साल से हम टीचर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। तो टीचर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में हम बेसिकली जो ये एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट है उसका ठीक तरीके से है वो विश्लेषण करना, और कहाँ पे हम विद्या को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं वो उसकी प्लेसमेंट ढूंढ पाना, और कौन सी चीज़ ठीक नहीं है तो उसको है वो निकाल के रिप्लेस कर पाना। ऐसा जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके कारण हम कुछ चैप्टर्स को है वो रीडिफाइन या रीराइट कर रहा है। तो उसके लिए बेसिकली टीचर्स है वो अपनी प्रस्तुतियाँ बनाते हैं, और उस प्रस्तुतियों के आधार पे ही फिर उस पाठ को है वो ज्यों त्यों कक्षा में पढ़ाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि हम साइंस में इसको किस तरीके से देते हैं, मूल्य शिक्षा को इंटीग्रेट करके देना है। तो साइंस में शायद स्टैंडर्ड 8 में विज़न का एक चैप्टर आता है। विज़न मतलब दृष्टि, आँख की रचना के ऊपर एक चैप्टर आता है। तो आँख की रचना को पढ़ाने से पहले हम आँख का प्रयोजन है वो पढ़ाते हैं, देखना क्या है, दृष्टि क्या है। तो उसमें हम न्याय धर्म सत्य प्रिय हित लाभ दृष्टि को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको ठीक तरीके से बच्चों के साथ विश्लेषित करते हैं। क्योंकि कक्षा 8वीं तक वो JMS क्लास पढ़े हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आ गई है, अगर रेगुलर बच्चा पहले से नवदीप में पढ़ रहा है तो फिर उसको हम चर्चा कर पाते हैं। दूसरा है वो आँख की स्वस्थता के ऊपर भी बात करते हैं कि आँखों को अगर हम स्वास्थ्य संयम वाला पार्ट है वो एड्रेस करें तो आँखों की स्वस्थता है वो ठीक रहेगी। तो उसी आँख की रचना के चैप्टर में अंत में अगर आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर जो लघु दृष्टि यानी नज़दीक देखना और दूर देखने की जो डिसेबिलिटी होती है वो पढ़ाई जाती है आँख की रचना में ही, साइंस में। तो हम स्वास्थ्य संयम से जोड़ के हम बताते हैं कि अगर हम ठीक से उस तरीके का खुराक ले जो हमारे आँखों के लिए ठीक है, शरीर के लिए ठीक है, संयमित है, तो फिर वो प्रॉब्लम है वो आने की संभावनाएं कम हो जाती है। इस तरीके से फिर हम जो टेक्निकल पार्ट है उसको भी पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे ये इस जो एग्जिस्टिंग सिलेबस में चीज़ों को इंटीग्रेट करने वाला पार्ट है उसमें हम टीचर्स की जो एबिलिटी है उसके ऊपर अभी निर्भर है। तो इसके लिए हमने ये किया है कि यहाँ पे अगर हम टीचर्स की बात करें तो डेली है वो 1 घंटा तो पठन करते ही है, साथ में हर एक महीने कुल जो टीचिंग स्टाफ है हमारा वो इससे पहले आया था वैसे 32 टीचिंग स्टाफ है, उसमें से 29 है वो टीचिंग है और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो मंथ में है वो हम 3 से 4 टीचर्स को एक्स्ट्रा रखे हैं कि वो अध्ययन के लिए बाहर जा पाए। क्योंकि इतनी स्पष्टता तो दर्शन को पढ़ते हैं तो बन जाती है कि अगर हमें CVMS को ठीक से पढ़ाना है तो दर्शन का पठन अगर टीचर का नहीं है तो चीज़ें जाने में इतनी मतलब सहूलियत नहीं होती। तो हर एक टीचर से वो अध्ययन के लिए 3 से 4 टीचर हर एक महीने वो बाहर जाते हैं अलग अलग संस्थान में। जैसे यहाँ पे हम 6 लोग आए हैं तो टीचर्स के लिए डेली 1 घंटे का पठन, 1 मंथ में बारी बारी से रोटेशन में जो 29 टीचर्स है वो अध्ययन के लिए जाते हैं। और
उसी प्रकार है वो जो सैटरडे रहता है, जो ये बैगलेस डे है, तो बैगलेस डे में हम क्या करते हैं, तो बैगलेस डे के बाद, बैगलेस डे को बाद में डिस्कस करते हैं। बैगलेस डे पूरा होता है, सैटरडे का टाइमिंग रहता है हमारा मॉर्निंग में 7:30 to 11:30। 11:30 बच्चे चले जाते हैं, टीचर्स फ्री हो जाते हैं, तो हम 11:30 के बाद 2.5 घंटा टीचर्स के साथ है वो जीवन विद्या के ऊपर प्रस्तुतियाँ करवाते हैं, ताकि उनका जीवन विद्या को लेकर जो उनका शास्त्रीय पक्ष है, टेक्निकल पक्ष है, वो कितना स्पष्ट हुआ है वो एक हमें मालूम हो, और टीचर को भी मालूम हो, उनको अभिव्यक्त होना है बच्चों के साथ। तो ये 3 कंपोनेंट है, उसमें टीचर्स की जीवन विद्या के ऊपर जो ध्यान है वो बना रहता है। इसको हम टीचर्स के मूल्यांकन में भी इंक्लूड किया है, एक सेपरेट मूल्यांकन सिस्टम हमने बनाया है कि टीचर है वो कितना ग्रो कर रहा है जीवन विद्या में और टेक्निकली जो पढ़ा रहे उस सब्जेक्ट में भी। तो हम अपनी जो क्षमता है उस अनुसार ये 1 घंटे में जितने टीचर बैठते हैं उनका एक मूल्यांकन करते हैं कि वो कितने मन से बैठे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा वैसे ये कोई मतलब स्वेच्छा से मध्यस्थ दर्शन में रुचि हो और पढ़ने आए हो ऐसे टीचर नहीं है, उनकी हम रुचि बना रहे हैं एक्चुअली। तो प्रशासनिक ढंग से है वो हमने ये जो वर्कशॉप है वगैरह उसके लिए द्वार खुले रखे हैं। इसके लिए विद्यालय पूरा सहयोग करता है। जैसे जो भी टीचर बाहर अध्ययन के लिए जाते हैं उसके लिए अभी अध्ययन का पूरा जो आर्थिक पक्ष है वो संस्था ही वहन करता है। दूसरा, और कहीं पे भी अगर उनको इससे ज़्यादा अध्ययन करना है तो हमारी तरफ से वो अवकाश खुला है। तो हम अपने तरीके से इसको है वो पूरा मोटिवेशन है वो प्रशासनिक ढंग से बनाए रखे हैं कि लोग इसको करें। तो वो मूल्यांकन में भी ये सभी चीज़ें है वो आती है कि वो कितने मन से किस तरीके से है बातचीत को रख पा रहे। फिर उसके ऊपर उनके साथ संवाद भी होता है कि ये इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं, आप इसको इस तरीके से रख पाए, आप कहना क्या चाहते हैं। तो एक मतलब इस तरीके से संवाद होता है कि जहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल एनरिचमेंट हो, जो सैटरडेज को होता है वो। तो एक तो सैटरडे को जो 2.5 घंटे हम बैठते हैं उसमें जीवन विद्या की प्रस्तुति होती है। फिर दूसरा ये भी होता है कि और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके ऊपर एफडीपी होते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उसको ही कैसे ठीक तरीके से, जैसे इंग्लिश में अभी बोलने के लिए फोनिक्स, पढ़ने के लिए फोनिक्स है वो एक टेक्निक है। तो ऐसी हर एक विधा में कुछ ना कुछ टेक्निक्स रहती है। तो ऐसी जो भी नई चीज़ें आती है, जैसे अभी एआई आ रहा है, तो एआई इन एजुकेशन, ठीक है, हर एक टीचर है वो कुछ प्रस्तुतियाँ बना रहे हैं। तो अभी एक टूल है कैनवा करके, डिज़ाइनिंग के लिए आप सभी लोग परिचित हो। तो ऐसे जितने भी टूल्स है उससे टीचर्स को अवगत कराया जाता है, ताकि अपनी जो एजुकेशन है उसमें ये सभी टूल्स को एफिशिएंटली यूज़ कर पाए। और विद्या का दृष्टिकोण इसमें है वो टीचर की जो अध्ययन की स्थिति है उस अनुसार जुड़ता ही है। तो इस तरीके से 2.5 घंटे की प्रस्तुति में एफडीपी होती है। वैसे ही टीचर ही कोई बुक्स अलग पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर बुक टॉक भी रहता है। तो ऐसे 20-20, 30-30 मिनट के अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमने है वो बनाए हैं। वो 2.5 घंटे में हम ये सब चीज़ों को कवर करते हैं। ये सारी चीज़ें है वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से कहे तो जैसे ये हमारा स्कूल का एक टेलीग्राम है, हम जैसे व्हाट्सएप रहता है वैसे टेलीग्राम रहता है। टेलीग्राम पता है सबको, मैसेजिंग के लिए। तो ये हमने स्कूल का एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स है। तो हम जो भी करते हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो उसके ऊपर रहता है। तो हर एक टीचर्स को हर एक कक्षा में अगर कुछ भी समझना है, जानना है क्या चल रहा है, एज ए
एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी, क्योंकि विद्यालय में 348 स्टूडेंट है इस साल, तो सब जगह पे क्या चल रहा है वो मुझे भी पता रहता है, सब लोगों को पता रहता है। इसमें सब चीज़ें आ जाती है। जैसे यहाँ पे है अभी ये CVMS वर्कशॉप में हम यहाँ पे आए हैं, तो एक सब्जेक्ट है इसका, तो यहाँ पे हम जो भी मतलब सीख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे रखते रहते हैं। थोड़ा कट हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है, मैं ट्राई करता हूँ। वैसे ही अगर कहे सैटरडे शेयरिंग, मैंने जो कहा, तो सैटरडे को किन किन लोगों की शेयरिंग रहेगी, ये सब चीज़ें है इसमें आ जाती है शेयरिंग। वैसे ही हम मॉर्निंग पठन करते हैं 1 घंटा, तो मॉर्निंग पठन के लिए भी कोई भी चर्चा हो तो इसमें आ जाती है। फिर वैसे ही अभी गेंदलाल भैया आए थे, तो गेंदलाल भाई आए थे, उसके ऊपर जितना भी हमने कार्यक्रम किया या फिर जो भी मल्टीमीडिया, फोटोग्राफ, प्रेस कवरेज जो भी हुआ, ये सब चीज़ें है वो इस ग्रुप में डल जाती है। और टेलीग्राम का एक फ़ायदा है कि इसमें आप एक बार रख दो तो फिर वो कभी भी आप नए टीचर भी जुड़ते हैं तो पूरा हिस्ट्री बना रहता है। तो एक तरीके से पूरा क्लाउड पे हमारा डेटा है वो रहता है। ये थोड़े कुछ मुद्दे हैं वो मैं बीच बीच में मैंने कहा, वैसे मैं कभी एडमिनिस्ट्रेटिव, कभी टीचिंग, कभी चिल्ड्रन के लिए क्या हो रहा है, सब स्विचिंग होता रहेगा। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना मैं बात कर रहा हूँ? जुड़ रहे हैं आप मुझसे? ओके, ठीक है। फिर वैसे ही सैटरडे को जो हमने कहा बैगलेस डे, उसको थोड़ा अगर हम डिस्कस करें तो एक्चुअली NEP में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसमें भी अभी आ गया है कि सैटरडे को बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बैगलेस है। तो बैगलेस डे में हम क्या करते हैं कि बच्चों को कोई सब्जेक्टिव स्टडी क्लासरूम में नहीं होती, पर हम है वो अलग अलग क्लब बनाए हैं। तो वो क्लब में अलग अलग एक्टिविटीज़ है वो बच्चे करते हैं। इसको यहाँ पे ही देख लेते हैं। ये जो मैंने कहा कि अलग अलग संस्थान में जाते हैं, विजिट करते हैं, यहाँ का है ये फोटो। छोटी में आए थे, मानव तीर्थ में गए थे, ये हम सभी का है। ये बैगलेस डे है, तो उसमें नेचर क्लब है। तो नेचर क्लब में हम बच्चों को श्रम, ये हमारा स्कूल का जो प्रांगण है उसमें श्रम करना, उसको पूरा मेंटेन करना। वहाँ पे हमने एक हर्बल गार्डन बनाया है जिसमें औषधियाँ है, तो औषधियों का देखभाल करना, उसका क्या यूज़फुल है, वो सब कुछ नेचर से जुड़ा हुआ। जैसे अभी एनवायरनमेंट डे गया, ट्री प्लांटेशन होता है मानसून में, तो ये सब चीज़ें है वो नेचर क्लब है वो लीड करता है, स्कूल में, स्कूल से बाहर, सोसाइटी में, सब जगह पे। तो सैटरडे को ऐसा ही रहता है, क्लब एक्टिविटी पूरा। मतलब बच्चे हैं वो इतने खुश होते हैं सैटरडे को कि आज हमें वो अलग अलग क्लब एक्टिविटीज़ में जाने का मौका मिलेगा। फिर वैसे ही विज्ञान क्लब है, तो विज्ञान के ऊपर अलग अलग मॉडल, प्रयोग। फिर संगीत क्लब में म्यूज़िक, नृत्य क्लब रहता है वैसे ही। फिर ये भाषण क्लब है, स्पीच, कैसे अभिव्यक्ति को तैयार करना। कुकिंग क्लब है। ये सब क्लब में हम जीवन विद्या का जो दृष्टिकोण है उसको रखते हैं। जैसे कुकिंग क्लब में हमने पहले 2-3 हफ्ते तो सिर्फ स्वास्थ्य संयम के ऊपर ही बात की, भोजन के ऊपर ही बच्चों से बात की कि कैसा भोजन है वो हमारे शरीर के लिए ठीक रहता है। उसके बाद हम कुकिंग क्लब में ऐसी ही चीज़ों को बनाते हैं जो स्वास्थ्यप्रद हो और टेस्टी भी हो। तो बच्चे हैं वो खुद से अगले दिन जो भी तय किया है उस अनुसार रॉ मटेरियल या फिर इंग्रेडिएंट्स है वो लेके आते हैं। इसमें दीदी और परेश भाई है वो रहते हैं साथ में, अस्मिता बहन जी और परेश भाई जी। और बच्चे पूरे उत्साह से एकदम है वो चीज़ें बनाते हैं और सब है वो मिल बांट के खाते हैं। और टीचर्स को भी, जो शिक्षक और शिक्षिका बहन जी है उनको भी खिलाते हैं। तो ये कुकिंग क्लब हो गया। वैसे ही हस्तकला क्लब, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो हम आर्ट एंड क्राफ्ट में शुरुआत जब किए तब कोई क्राइटेरिया नहीं था, पर बाद में हमने ऐसा रखा कि आर्ट एंड क्राफ्ट में हम ऐसी चीज़ों को ही बनाएंगे जो डेली विद्यालय के नोटिस बोर्ड में लगी रहे और काम में आए।
या फिर हम कुछ ऐसे मैथ्स और साइंस के मॉडल बनाए, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ऐसा ना बनाए जो वो करने के बाद रद्दी में चला जाए। तो वैसे ही आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब है, तो प्रयोजन के साथ उसको जोड़े रखते हैं। योगा क्लब है, तो आमतौर स्कूल में ऐसा होता है कि योगा डे अभी सेलिब्रेट करते हैं, तो जब योगा डे आता है तब योगा ऐसे हाथ पैर ऊंचे नीचे कर लेते हैं, फिर योगा भूल जाते हैं। तो हम योगा क्लब में एवरी सैटरडे है वो योगा करवाते हैं, और इसमें कुछ बच्चे आप जैसे देख रहे हैं माहिर हो गए हैं अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज में। साहित्य क्लब है, तो साहित्य क्लब में बच्चों को लिखने की जो अभिव्यक्ति है उसको नृत्य क्लब है। फिर वैसे ही जीवन मूल्य शिक्षा JMS क्लब है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि JMS की कक्षा है 8वीं तक रहती है, 9वीं और 10वीं में रेगुलर कक्षा नहीं रहती है, तो उनको सैटरडे को 1.5 से 2 घंटे है वो JMS क्लब में जीवन मूल्य शिक्षा यानी चेतना विकास मूल्य शिक्षा के अलग अलग बेसिकली परिचय शिविर के ही अंशों को हम उसमें डिस्कस करते हैं। नाट्य क्लब, नाटिकाएं, अभिनय सिखाते हैं। इसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात है, इसको मैं अभी ले लेता हूँ। नाट्य क्लब है, इसके ऊपर एक्चुअली हमने स्कूल में कुछ कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। इसमें से एक ये प्रोग्राम है, ये हमारा मैगजीन है। मैगजीन समझते हैं? ठीक है, तो हर क्वार्टरली हम एक मैगजीन प्रकाशित करते हैं, और वो मैगजीन में है वो हम एक क्वार्टर में जो भी काम किया वो चीज़ों को रखते हैं। ये हमारे स्कूल का विज़न है। तो स्कूल का विज़न है वो ये पूरा गुजराती मदर टंग में ही हम डेवलप कर रहे हैं, इसलिए आपको जितना समझ में आए मैं बोल देता हूँ। बेसिकली स्कूल का विज़न है स्वायत्त मानव बना, तो यही लिखा है, 6 सद्गुण जो है उसको ही लिखा है यहाँ पे। फिर संपादकीय लेख होता है, फिर जो भी प्रोग्राम हमने किए वो सभी प्रोग्राम है वो इसमें आ जाते हैं। एक 3 से 4 महीने में हमने जो भी किया वो अलग अलग चीज़ें हैं वो इसमें आती है। अलग अलग क्लब में हमने कोई प्रमुख गतिविधियां की है तो ये चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर ये मैं जो अभिनय के ऊपर बोल रहा था, मैं अभी तक अभिनय के लिए नाटक शब्द यूज करता था। 2 दिन पहले इसको करेक्शन किया है दीदी ने, पूनम दीदी ने। एक्चुअली जब मैं बोलता था तब मुझे भी कन्विक्शन नहीं होता था, क्योंकि ये काफ़ी अलग तरीके से यूज होता है अभी प्रचलित भाषा में नाटक जब हम बोलते हैं तो ये अच्छा शब्द मुझे मिल गया अभिनय। इसका नाम भी हम अब अभिनय क्लब रख देंगे, वो सार्थक ज़्यादा लगता है। तो अभिनय क्लब में हम क्या कर रहे हैं कि हमारी स्कूल में टोटल जो ये बच्चे हैं वो आजू बाजू के टोटल 17 गांव से आते हैं अलग अलग। तो हम ये अलग अलग गांवों में जाके प्रस्तुतियाँ, अभिनय प्रस्तुतियाँ बनाते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो गांवों के साथ एक बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अभिभावकों के साथ जो बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ती है। और ये गांव का माहौल है। तो शुरुआत में हमें ऐसा हुआ कि अभिनय में ज़्यादातर है वो जो बच्चियाँ रहती है, मतलब बहनें हैं, उसको माँ बाप अलाउ ना करें, क्योंकि बाहर जाते हैं तो 9-10 बज जाते हैं। धीरे धीरे हमने माँ बाप के साथ जो बातचीत की अभिभावकों के साथ, तो उनकी तैयारी बनी। और जब भी हम कोई भी गांव में जाते हैं तो गांव के लोग ही पूरा जो मंच सजाना है, म्यूजिक सिस्टम है, लाइटिंग है, सामान्य ही रहता है, और वो सब कुछ है वो गांव के लोग ही करते हैं। और इसमें हम टॉपिक जो सिलेक्ट करते हैं वो पूरा मूल्य शिक्षा के कोई चीज़ को टच करता हो ऐसा ही रहता है। या तो वो एजुकेशन को टच करता है, या तो अभी की जो प्रॉब्लम है समाज में उसका सॉल्यूशन है वो किस तरीके से मूल्य शिक्षा में है, इसके ऊपर बातचीत करता है। तो इसमें ये प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और लगभग है वो हम हर साल है वो आजू बाजू के जो विलेज रहते हैं उसमें से ये उसके कुछ फोटोग्राफ है अलग अलग विलेज के, वहाँ पे हम ये अभिनय के द्वारा है एक अच्छा मैसेजिंग है वो दे पाता है। तो ये एक पूरा
जो ई मैगज़ीन है ये दूसरा पार्ट है ई मैगज़ीन का, एडिशन 2। इस तरीके से हम, कितना बाकी है समय हो गया ठीक है, मैं इसको जल्दी पूरा करता हूँ। तो ये दूसरा क्वार्टर है ई मैगज़ीन का। तो इस तरीके से जो सैटरडे को क्लब एक्टिविटी होती है, उसमें क्लब एक्टिविटी के बाद बच्चे फ्री हो जाते हैं और हमारा ये पूरा जो 2 घंटे का प्रोग्राम 2.5 घंटे का प्रोग्राम रहता है उसमें ये करते हैं। तो इस तरीके से है वो पूरे हफ्ते में है वो गतिविधियाँ चलती है। एक जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है वो ये है कि हम हर 3 से 4 महीने में अगर हो सके तो बाहर से हम ऐसे प्रतिभावान लोगों को बुलाते हैं स्कूल में, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन, अभिभावकों के साथ इंटरेक्शन और हमारे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। जैसे अभी हमारे स्कूल में गेंदलाल जी आए थे जो जीवन विद्या से जुड़े हुए थे। तो एक टीचर कैसा होना चाहिए, ये एक बच्चों को मैसेजिंग हो, और ऐसे लोग समाज में है जो एक पवित्रता के साथ जी रहे हैं, भले ही उनके पास पद हो या ना हो। तो नागराज जी ने दर्शन में कहीं पे लिखा है कि मंच पे ऐसे लोगों को प्रस्तुत करना चाहिए जो समाज के लिए एक्चुअल में अनुकरणीय हो। तो हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो एक्चुअल में बच्चों के लिए रोल मॉडल बन पाए। तो इस क्रम में हमने अभी तक 3 से 4 लोगों को बुलाया है जो गुजरात में अलग अलग लोग हैं। आपको शायद पता हो, ये सुधा दीदी है, सुधा पांडे दीदी, ये जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं। ये महिला IPS कर्मी है और काफ़ी निष्ठा से वो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, और साथ ही है वो जीवन विद्या से भी जुड़े हुए हैं। तो उनको एक बार बुलाए थे, ऐसे ही IPS हसमुख भाई साहब है, उनको बुलाए थे। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों का है वो अल्टीमेटली हमें क्या बनना है, तो पढ़ाई वाला जो स्किल वाला पार्ट है उसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं अभी, वो पूरा देते हैं। और साथ में है वो चेतना विकास मूल्य शिक्षा को देना शुरू किया। हम ऐसा अभी देख रहे हैं अपने आप की स्थिति को कि हम अभी टीचर की जो स्थिति है उस अनुसार अच्छा दे पा रहे हैं, और टीचर भी इससे काफ़ी खुश है, बच्चे भी खुश है। हमने पिछले साल है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, उसकी एक मैं झलक यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। इसमें हमने काफ़ी चीज़ों को है वो जो मूल्य शिक्षा है उसको, जैसे ये एक प्रस्तुति है जो नागराज जी का पाठ्यक्रम है उसको आधार रखते हुए ही हमने ये जो कक्षा वाइज उनका पाठ्यक्रम है, जैसे कक्षा 1 का पाठ्यक्रम है, उसको हम किस तरीके से पहले टीचर्स के साथ प्रस्तुत किए। मान लो धीरता है तो धीरता क्या है उसको समझाए, क्योंकि ये शिक्षा नीति है क्लास 1 की। उसके बाद है स्नेह मूल्य, ये सब की चर्चा की, विश्वास मूल्य, ये आधार होता है बच्चों के साथ बातचीत करने का। फिर KG 1 में है वो उस अनुसार क्लास 1 को अगर हम बैक ट्रेस करके रहे तो KG 1 में हमने संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन और जो शरीर नियंत्रण या फिर स्वास्थ्य है उसको हमने पिलर बनाया है, जो यहाँ पे भी है। तो जब हम चर्चा शुरू किए तो ये जो संबोधन वाला पार्ट है उसमें टीचर्स के साथ खुल के हमने चर्चा की, क्योंकि भाई जी और बहन जी स्वाभाविक रूप में, जैसा आज आपने कहा कि वो पहले तो सहज नहीं लगता, जितनी दर्शन की अपने अंदर स्वीकृति गहरी होती जाती है वो उतना ही सहज होता जाता है। हमने बच्चों के साथ पाया कि वो पहले ही इंस्टेंस में बहुत ही सहजता से सबको स्वीकार। तो संबोधन हमने इस तरीके से रखा है कि टीचर है वो, उसके लिए शिक्षक जी और शिक्षिका जी गुजराती में, जो अध्यापक जी और अध्यापिका जी का गुजराती वर्जन है। सेम हमने भी चर्चा किया कि ये मतलब बच्चों को बोलने में कठिन तो नहीं लगेगा, पर कठिन नहीं लगा, बच्चे आराम से शिक्षक जी और शिक्षिका जी बोल पाए। छोटे बच्चे भी नर्सरी में पढ़ते हैं, वो भी बच्चे एक दूसरे को भाई जी बहन जी बुलाते हैं, टीचर है वो बच्चों को बेटा जी बुलाते हैं। तो ये संबोधन वाला पार्ट क्यों रखना चाहिए, उसके लिए हमने पेरेंट्स के साथ विस्तृत मीटिंग की, और उनके साथ जो चर्चाएं हुई उसके बाद पेरेंट्स ने भी स्वीकार किया। टीचर्स, कई बार ऐसा होता था कि क्लासरूम में
कोई बच्चा है वो इरिटेट हो जाए, मतलब इरिटेट कर देते थे टीचर्स को, ऐसा होता है। आप सभी टीचर हैं, आप ये भली बात ही संबोधन के कारण टीचर है वो हमारी गोष्ठी में ऐसा सत्यापित किए कि ये संबोधन बोलने के बाद गुस्सा करना है वो थोड़ा हमारा मतलब कम हो गया, नहीं कर पाते, क्योंकि बेटा जी भी बोलना और गुस्सा भी करना ये दोनों साथ में नहीं होता। स्कूल के बाद पेरेंट्स ने इस संबोधन को स्वीकार किया, उसके भी काफ़ी सारे मैसेज मिले। जैसे बच्चे हैं वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें तो अपने शिक्षक जी या शिक्षिका जी है वो बेटा जी कह के बुलाते हैं, आप हमें ये नाम करके बोलते हैं, तो आप भी हमें ऐसे बुलाओ ना ऐसे। तो ये काफ़ी सारे परिणाम है वो हमने इसके ऊपर पाए। तो ऐसा पूरा जो अभ्यासक्रम है इसके ऊपर हमने पिछले वेकेशन में 7-8 दिन है वो चर्चा की थी। और जो भी हम चर्चाएं करते हैं उसके अंत में जो भी प्रोग्राम निकल के आता है, जैसे ये 2025 का है तो उसकी एक MOM बनती है और उसके सारे एक्शन टेकन निकल के आते हैं। जैसे इसको हमने करना है संबोधन को, तो हमने इसके लिए नेमिंग है वो सब जगह पे चेंज कर दिया। स्कूल में जो दीदी अभी बोल रही थी ना फीडबैक में, ये क्या बोल रहे थे, पिक्चर अच्छा है यहाँ का, प्रिंट रिच अच्छा है, राइट। तो बच्चों में और शिक्षकों में भी ये जो दिखने वाला पार्ट है उसको हमने मतलब संबोधन सर हर जगह पे, जैसे स्टाफ रूम है वहाँ पे संबोधन टीचर्स का नाम था, वहाँ पे बहन जी भाई जी नाम के साथ लगा दिया। क्लासरूम में सभी बच्चों के नाम में हमने ये लगा दिया, क्योंकि ये हमारे लिए नया था, बच्चों के लिए नया था और उसको हम हर जगह ये दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो ये क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमें करना है, तो एक मुद्दे के ऊपर पूरा एक एक्शन निकल के आता है। वो सब एक्शन हमने लिख लिए ताकि हम जब ये TTP पूरा हो और क्लास में जाए, स्कूल में जाए, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है वो पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने रहे। तो ये पूरा जितना भी है, जैसे हमने ऐसा भी सोचा था कि कक्षा 5 के ऊपर ये जो 6 के ऊपर संबोधन है वो शायद भाई जी बहन जी स्वीकार ना हो बच्चों को, और बच्चे इसका मजाक भी उड़ाए, तो हमने उसको लूज रखा था। पर हमारे सरप्राइज के साथ बच्चे इसको स्वीकार पाए, बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार पाए। वैसे ही सहयोग प्रवृत्ति बच्चों के लिए डेवलप हो, उसके लिए भी TTP में जो चर्चा हुई, तो मैं समय के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं वो अभी ओमिट कर रहा हूँ। स्वनिरीक्षणम कहाँ पे है? हर स्कूल में एक लेसन डायरी होती है, मतलब जो रेगुलर स्कूल्स रहते हैं उसमें, तो हमने लेसन डायरी का स्वरूप है वो थोड़ा बदला है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद वो उपयोगी हो। इसमें जो मुख्य बातें हैं उसको मैं रख देता हूँ, जो हमने दर्शन के हिसाब से बच्चों में, जैसे एक हमने ये प्रवृत्ति परिमार्जन करके एक सेक्शन रखा है उसमें। तो ये लेसन डायरी है वो सब बच्चों के लिए कॉमन रहती है, नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक। तो हर एक के लिए यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया है सहयोग की प्रवृत्ति। तो पूरे मंथ में जो बच्चे हैं वो, मान लो मैं आज सहयोग अपने भाई जी बहन जी के साथ कर पाया या मम्मी जी पापा जी के साथ कर पाया, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। तो पूरा महीने का है वो उसको, और बच्चों को ये करने में काफ़ी मज़ा भी आता है। दे फील वेरी हैप्पी कि आज हमें ये कर पाए या नहीं कर पाए, और उसका एक ट्रैक भी रहता है। फिर मंथली हमारा ये जो पूरा रहता है उसका ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसको बच्चे टिक करते हैं। तो ये सहयोग ही है। वैसे ही अलग अलग प्रवृत्तियों को बच्चे यहाँ पे शिक्षक के साथ मिलकर लिखते हैं, फिर उसको है वो ट्रैक करते हैं। ये एक तरीके से अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड में हम जर्नलिंग करते हैं उसमें एक सेक्शन आता है हैबिट ट्रैकर, उसका ही परिमार्जित स्वरूप है। तो ये एक प्रवृत्ति परिमार्जन हो गया। दूसरा है दिनचर्या। बच्चे अभी दिनचर्या में नहीं है। अभी मैं हाल ही में किसी से सुन रहा था, तो मानव तीर्थ का शेयरिंग साधन भैया कर रहे थे, वो बता रहे थे कि अभी तो हम बच्चों के साथ वो कैसे दिनचर्या में आ जाए वही प्रयास कर रहे हैं। तो अभी दिनचर्या सभी, मतलब बड़े की बच्चों की सबकी मतलब अस्त व्यस्त है। तो पहले से ही वो कैसे ठीक किया जाए, तो दिनचर्या को लिखने के लिए हमने एक टेम्पलेट दिया है
सवेरे उठ के हम 5 मिनट शांति से बैठेंगे, श्वास की तरफ ध्यान देंगे, विचार की तरफ ध्यान देंगे, और फिर हम थोड़ा बहुत योग की प्रैक्टिसेस है वो करेंगे। उसके बाद है वो यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस लिखेंगे, इस तरीके से दोपहर को हम क्या कर रहे हैं, और रात को सोने से पहले हम यहाँ पे आज हम किसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील कर पाए उसका एक्सपीरियंस लिखना। तो ऐसे हमने कुछ कुछ पेजेस इसमें पूरे मतलब साल के 365 दिन लिखना है, लेकिन इसमें कम पेज रखे हैं। बच्चों में एक आदत आ जाएगी, फिर वो अपनी डायरी में भी लिख लेंगे, मतलब कोई नोटबुक में भी। ये हार्ड कॉपी में है, सब बच्चों को हार्ड कॉपी में मिलता है। ये इस साल से ही शुरू किया हमने, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब बच्चे जो मैंने प्रवृत्ति परिमार्जन कहा, एक्चुअली हमने इस साल शुरू किया था कि जो हम रिजल्ट दे रहे हैं, तो रिजल्ट में हम 2 प्रकार के रिजल्ट को दे। एक तो जो स्किल में बच्चा मार्क्स ले रहा है वो, दूसरा है वो क्वालिटेटिव पक्ष। तो इसमें जो भी ये प्रवृत्ति का आएगा उसको हम सॉफ्ट कॉपी में भी सभी टीचर्स है वो नोट डाउन करते हैं। अंत में जाके उसके कुछ नंबर बनेंगे, वो नंबर हम बच्चों को नहीं देंगे, बच्चों को हम क्वालिटेटिव ही देंगे कि इस बार आप सहयोग में इतना कर पाए, जो रहता है अभी मॉडर्न स्कूल में काफ़ी सारा ये रहता है। तो हम उसमें जीवन विद्या के पैरामीटर्स को रखेंगे कि सहयोग में आप इस साल कितना कर पाए, ठीक है, संबोधन में आप कितना कर पाए। ऐसे जितने जितने हमने 6 से 8 पैरामीटर अभी निकाल के रखे हैं टीटीपी के दौरान, तो उसको हम लिखेंगे और उसको रिजल्ट के साथ देंगे। तो ये एक डायरी वाला पार्ट है, ठीक है, मैं पूरा करता हूँ। फिर ये कुछ कुछ हमने मटेरियल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया है। जैसे जो मूलाक्षर है उसके जो फेमस जो रहते हैं उसकी बजाय मूल्य शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कैसे हम सिखा पाए, तो उसका मटेरियल वर्कशीट, जो बच्चे अपने परिवेश में चीज़ें देखते हैं उनसे ही डिराइव्ड हो, ऐसा। तो ऐसा सब कुछ है। इसमें मैं बच्चों के लिए कम बोल पाया यहाँ पे, पर ये जो चीज़ें हैं, बैगलेस डे है सैटरडे का, फिर 1 घंटा JMS पढ़ते हैं, वो सब बच्चों के लिए आएगा। तो इस तरीके से प्रशासनिक ढंग से हम कुछ चेतना विकास मूल्य शिक्षा को मोटिवेट टीचर्स को पढ़ने के लिए कर पाए। वो जो कर रहे हैं वो एक टीचर्स अपने अंदर क्या देख रहे हैं परिमार्जन, उसके लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, 2 चीज़ सिर्फ मैं ओरली बोल देता हूँ। हम साल में 1 से 2 परिचय शिविर करते हैं, डेली 2 से 2.5 घंटे की, पेरेंट्स के लिए रात्रि शिविर रहती है वो, और 2 बार है वो पेरेंट्स को मिलने जाते हैं घर पे, होम विजिट, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मतलब सब बच्चों के घर जाते हैं। यस। ये बहुत मुश्किल है, राइट। दीदी, जो हमने पेरेंट्स के लिए जीवन विद्या शिविर किया ना 2-2.5 घंटे का, उसमें से कुछ कुछ पेरेंट्स ने मतलब शिविर के बाद ये जो 2-3 फीडबैक दिए, एक पेरेंट ने कहा कि आप जो ये कर रहे हैं ना स्कूल में, इस तरीके के गांव के स्कूल में, हमें पता है कि आजू बाजू के गांव को अभी ये पता भी नहीं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, वो ऐसा मूल्यांकन कर पाए, जबकि ये बहुत ही सामान्य पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा, हमारे जो टोटल बच्चे हैं उसमें से 30% मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। उनमें से एक पेरेंट आके बोले कि आप ये हमारी गांव की मस्जिद में आइए, हम जीवन विद्या का सेशन करेंगे वहाँ पे। अभी जब गेंदलाल जी आए थे, उन्होंने 2-2.5 घंटे बात की, तभी भी उनके बाद भी एक पेरेंट आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि आप हमारे गांव में भी आइए, हमें ये शेयर करना है। तो धीरे धीरे हमारा लक्ष्य है कि हम टीचर्स को जो हम ये प्रस्तुतियाँ करवाते हैं, हमारा मीनिंग यही है कि सब टीचर है वो तैयार हो, एटलीस्ट अभिव्यक्ति के रूप में वो हर अलग अलग जगह पे जाके उसको दे पाए। तो इतना अभी मैं रखता हूँ, काफ़ी है बोलने को, लेकिन समय सीमा को रखते हुए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
यस, एक ही मिनट। हाँ, भैया ने बाकी सब तो बता दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है हम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए Right, कि सही। उपयोगी पूरकता में ही हम जी पाते हैं। तो पेरेंट्स मीटिंग तो हो गया, लेकिन हम स्कूल विजिट करने के लिए हमें भेजा जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल में हम बच्चों को सिखा तो पाते हैं सब विषय तक, लेकिन इसमें क्या अच्छा बेहतर कर सके, इसलिए साल में 5 से 6 स्कूल विजिट करते हैं। स्कूल, विजिट, अलग अलग दूसरे स्कूल संस्थान। हाँ, और जो एग्जाम होती है स्किल की, तो वो प्रश्न पत्र हम खुद बनाते हैं, 2 साल से बना रहे हैं। और हमें स्टाफ के जो मित्र होते हैं, स्टाफ मित्रों, उसको हम जीवन विद्या अध्ययन के बारे में अध्ययन से हम जुड़ तो सके, लेकिन हमारे परिवार से हमें कैसे मिले, तो इसके लिए हम साल में एक बार स्नेह मिलन का कार्यक्रम होता है, तो उससे हम सभी स्टाफ मित्रों के परिवार से मिल पाते हैं और अच्छी तरीके से बात कर पा रहे हैं। और इस दिन का जो खाना है हम खुद बनाते हैं और मिलकर खाते हैं। इसके बाद जो फेस्टिवल है, इसके बारे में आप भैया अच्छी तरह से बताइए। एक्चुअली ये काफ़ी सारे चीज़ थी, पर ये जो फेस्टिवल है, उत्सवों को हमने काफ़ी रिडिफाइन किया है। जैसे होली को हम मनाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि होली का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सभी बच्चों को पता नहीं रहता। तो हम ऐसा अभी किए हैं कि सबको बार बार हैमरिंग हो, इसलिए जो भी फेस्टिवल आता है उसके 3 या 4 दिन पहले उसके ऊपर काफ़ी सारी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। जैसे होली है तो उसके ऊपर ड्राइंग करवाना, इसके ऊपर गीतें लिखवाना, निबंध लिखवाना, नाट्यात्मक प्रस्तुतियां करवाना, जितनी भी क्रिएटिविटी है सब करवा लेते हैं। और उस सब में है वो बच्चे को मैसेज चला जाता है कि ये एक्चुअल में क्या है, हिस्टोरिटिकल का पूरा कंटेक्स्ट। फिर वो विद्या की रोशनी में उसको किस तरीके से मना सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, एक छोटा मॉडल भी उसका प्रस्तुत करते हैं कि इसको हम इस तरीके से मनाए तो कैसा रहेगा। जैसे रक्षाबंधन है वैसे तो हिंदुओं का त्यौहार, हमारे स्कूल में मुस्लिम कम्युनिटी के भी बच्चे हैं, तो हम इसको हिंदुओं का त्यौहार ना होते हुए हम इसको वहाँ से जोड़ते हैं कि एक्चुअली भाई जी और बहन जी के प्रति हमारा जो सुरक्षा का भाव है वो कोई धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे को पूछते हैं हम सभा में, बच्चे बोलते हैं नहीं, तो ये तो सबके लिए त्यौहार है, ये हिंदुओं का त्यौहार है, ये मुस्लिमों का ऐसा नहीं है। तो 1.5 साल पहले वो हिंदुओं के त्यौहार में नहीं शामिल होते थे, अब शामिल होने लगे। तो त्योहारों को हमने है वो धर्मनिरपेक्ष कर दिया है, उल्टा उसको जोड़ा है प्रकृति के साथ, आवर्तनशीलता के साथ और मानवीयता के साथ, संबंधों के साथ। तो इतनी सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम जो भी त्योहारों का उन्माद है वो उन्माद को है वो हमने जो मानवीय संस्कृति सभ्यता है उसमें कन्वर्ट कर दिया। जैसे होली है तो होली के सब रंग है वो हम जो ऑर्गेनिक रंग है वो बच्चे टीचर्स के साथ मिलके 2-3 दिन पहले बनाते हैं और साथ में मिलके खेलते हैं, पानी का यूज़ नहीं करते। और नेक्स्ट साल के लिए हमने ये भी सोचा है कि बच्चे वो रंग बनाए और आजू बाजू के गांव में वो वितरण भी करें, तो इस तरीके से हम होली को मना सकते हैं। तो ये उत्सव के ऊपर अच्छा मैंने कहा था बहनों को कि आप मुझे याद करवाना, तो ये उत्सवों को हम रिडिफाइन किए हैं, धीरे धीरे उसमें काम कर रहे हैं, काफ़ी सारा बाकी है। जितना हम अभी सोच पाए हैं, समझ पाए हैं सबसे, उतना हम करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। बाबा जी का कुछ मार्गदर्शन हमें मिला, हमने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में उसको कैसे अरेंज किया, मतलब सजाया जाए, टीचर्स के साथ कैसे सजाया जाए, जब आपके पास नंबर भी इतने ज़्यादा हैं, क्या टीचर स्टूडेंट रेशियो रहेगा। और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि गणित का ना बहुत अच्छा यूसेज किया है, पूरा कैलेंडर कैसे सजाना है आपको, वो गणित ही है ना एक तरीके से। तो बहुत ज़रूरी है ये सब शेयरिंग्स।
एकेडमिक कैलेंडर पूरा दीदी हमारा साल के शुरुआत में ही बन जाता है और लगभग वो फॉलो होता है। बिल्कुल, मतलब हाँ वो तो बनता है और वो बात अच्छी है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना कि एक एक घंटे का प्रबोधन एंड सारी जो आपने बातें शेयर की हैं जो असेंबली वगैरह में भी होते हैं, यही है, ये शिक्षा में है ना। इसी चीज़ को अगर हम रिपीटेड जब करते हैं तब तो शिक्षा होती है। तो थैंक यू भैया, बहुत धन्यवाद आपका ये सब शेयरिंग का।